4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। राजीव जी, बहुत बहुत आपका। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी। आपने लगभग 20 दिन पहले जो शो हुआ था, मुझे यहाँ तक डेट याद नहीं है, लेकिन लगभग 20 दिन हुए होंगे। आपने मुझसे कहा था कि अमित शाह के बड़े खराब दिन शुरू होने वाले हैं। तब मुझे लगा था कि ऐसा नहीं हो सकता, अमित शाह का जलजला है, नंबर 2 के आदमी है वो मोदी जी के बाद, उनके क्या खराब दिन हो जाएंगे। लेकिन क्या अंबेडकर 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 लगा रखा है। इस एक बयान ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मैं, अगर मुझे जहां तक मेरी याददाश्त अगर सही है, पिछले 2, 3, 4, 5, 10 सालों में भी कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसपे भारतीय जनता पार्टी को पसीने आ रहे हो। मोदी जी तुरंत शाह की सफाई में उतर आए। आरएसएस संघ बुरी तरह से नाराज है, क्योंकि जो उसने दलितों को साथ जोड़कर एक हिंदुओं की कल्पना की थी, जिसमें सारे दलित, सारे पिछड़े सब एक मंच पर रहें, एक जगह रहें, और उसके बाद में वो कल्पना फेल हो गई है। क्योंकि दलितों के अंदर एक इतना गुस्सा आ गया है। भाई, अंबेडकर जी ने तो खुद हिंदू धर्म छोड़ दिया था, लेकिन जी। दलितों का बड़ा समुदाय खुद अंबेडकर को भगवान मानता है। और आप इस तरह मजाक उड़ा रहे हो। अमित शाह के वाकई में सारे दिन खराब हो गए। तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने फोन करके कहा कि राजीव जी ने तो 15 दिन पहले ही बता दिया था कि अमित शाह के दिन खराब होने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अमित शाह का कौन सा ग्रह ऐसा था, क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपने कहा था शनि का कुछ तत्व है, शनि पिछड़ी दलित जातियों को, कमजोर लोगों को। मैं भी जी। आपके संग सीख रहा हूँ, मेरी मुझे भी जी जी हाँ जी हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ राजीव जी, अमित शाह की राजनीति का, अमित शाह की जन्म पत्री का कौन सा ग्रह ऐसे था जो इतनी तेजी से पलटा कि अमित शाह की पूरी राजनीति ही चौपट होती नजर आ रही है। हाँ, देखो संजय जी, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। मुझे खूब याद है, वो शायद 20 अक्टूबर का प्रोग्राम था, क्योंकि अमित शाह का जो जन्म है वो अमित शाह का जन्म है हमारा 22 अक्टूबर का। तो 20 अक्टूबर के प्रोग्राम में मैंने उनकी हॉरोस्कोप को चर्चा करते हुए कुछ ये बातें बताई थी कि उनके लिए आने वाला समय हेल्थ ग्राउंड पर भी अच्छा नहीं है और बाकी मैटर्स में भी। तो देखिए, जब बुरा समय आता तो बुरा समय का मतलब कई मायने में होता है। हेल्थ भी उसमें हो सकती है, आपके लिए मान अपमान आ सकता है, आपका जेल, मैंने उनकी बल्कि जेल का भी बताया था, उनके जीवन की पिछली घटनाओं का भी बारे में बताया। तो मैं शुरुआत करता हूं पहले। ये एक पुस्तक है ज्योतिष तत्वांक, जो हो क्या नाम है आपके, गीता प्रेस ने पूरा का पूरा निकाला था। तो उस ज्योतिष तत्वांक में एक स्टेटमेंट है बृहस्पति संहिता का, ग्रहों के अधीन ही यह संपूर्ण संसार है, ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, काल का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है और कर्मों के फल को देने वाले भी ग्रह होते हैं। यह बृहस्पति संहिता का स्टेटमेंट है। अब मैं आपको यह दर्शकों अमित शाह की कुंडली दिखा देता हूं। यह अमित शाह जी की हॉरोस्कोप है, ठीक है। और अमित शाह जी का जन्म जो है 22 अक्टूबर 1964 को बृहस्पतिवार के दिन सुबह 5:23 पर बंबई में हुआ था। कन्या लगन की कुंडली है। सूर्य और बुध इनके दूसरे घर में है, केतु इनके चौथे घर में है, शनि इनके छठवें घर में है, चंद्रमा इनका 8वें घर में है, बृहस्पति 9वें घर में है, राहु 10वें घर में, मंगल नीच का है 11वें भाव में, और शुक्र जो है इनके 12वें भाव में है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये कंट्रोवर्सी हुई क्यों। देखिए, ज्योतिष के सीखने वालों को यह मानना चाहिए कि आपकी वाणी फिसल गई, आपके शब्द गलत हुए, तो क्यों हो गए? तो जब तक आपकी कुंडली में वाणी का घर पीड़ित नहीं होगा, इस जहां से हम ओरेटरी पावर देखते हैं, तब तक आपकी कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी होगी। तो मजे की बात देखिए, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में शायद 25-26 अक्टूबर को मंगल आता है कर्क राशि में, और इनके जन्म के मंगल पे आ गया। इनका जन्म का मंगल भी कर्क राशि में है अमित शाह का, यहां पर देखिए। और मंगल की चौथी दृष्टि है, मंगल की चौथी दृष्टि इनकी वाणी के घर पर पड़ रही है। तो देखिए, मंगल ने वो काम इनसे कहलवा दिया कि जो कि आप अभी जैसे बता रहे, आरएसएस और बीजेपी और सारी उनकी जो है क्या नाम है मेहनत बेकार हो गई। और वास्तव में जिस तरह से अमित शाह ने कहा था, एक तो आपको दर्शकों को पता होना चाहिए, अमित शाह हमेशा अक्सर इन पर्सन भी बड़ा रफ बोल देते हैं किसी को। जैसे कुछ चुनाव की रैलियों में आपको पता, ए भाई बैठ जा, ए भैया बैठ जा, एक कपड़े वाले, एक टोपी वाले, इस तरह से बोलते हैं। उनके अंदर नम्रता विनम्रता है ही नहीं, मतलब रफ, और हो सकता बदतमीजी से भी बोलते हो, मुझे नहीं पता जिन लोगों से। तो ये जो वाणी का दोष बना, और ये ही इनके लिए घातक सिद्ध हुआ है। जबकि आप देखिए, इस देश में अगर कहीं कानून व्यवस्था होती, जो अभी नहीं है, कोई जांच एजेंसी काम नहीं कर रही है, अन्यथा इनके ऊपर केस दर्ज हो जाता, क्योंकि इन्होंने
संसद में जो आप बयान सुना रहे हैं राज्यसभा में, वो एक तो जिस तरह से बोला है वो एक झुंझलाहट दिखाती है और फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। दरअसल क्या है संजय जी, मैं अपना ऐसा मानता हूं, मैं भी बहुत सारा इतिहास थोड़ा जानकारी लोगों के साथ बैठता हूं जिनको इतिहास की अच्छी नॉलेज है, सुनता हूं, क्योंकि उस समय तो मैं था नहीं जब आजादी का संघर्ष हुआ, लेकिन मैंने ऐसा माना है। और जिस तरह की आरएसएस की प्रीचिंग है, आरएसएस के बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में हैं, तो जिस तरह से आरएसएस की प्रीचिंग है और आरएसएस की जो फाउंडेशन थी, जिस हालात में रखी गई, वो बेसिकली मुझे वो सब कांग्रेसी थे। डॉक्टर बलिराम हेडगेवार कांग्रेसी थे, तो उन्होंने अपना एक एजेंडा लेकर हिंदुत्व का अपने कुछ संगठन बनाया, सामाजिक संगठन रहा होगा, लेकिन कालांतर में इसका विषय बदल गया, ये सत्ता भोगी हो गए। तो मैं ऐसा देखता हूं कि जितने भी लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी एक्स कांग्रेसी थे जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की। तो संजय जी अगर आप मूल रूप में जाइए तो ये लोग फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेसी हैं, जिनको कांग्रेस में कोई वजूद नहीं मिला, वो उस तरह के लोग हैं। और आकर के उन्होंने केवल और केवल देश को, देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया। तो जो अमित शाह जी ने जो बोला, जिस तरह से अंबेडकर 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 क्या लगा रखा है, तो जैसे कहते हैं, हम अपनी देशी भाषा में नहीं कहता क्या है, झुंझुना पकड़ रखा है अंबेडकर, अंबेडकर का झुंझुना पकड़ रखा है आपने, अरे जाओ जाकर भगवान का नाम जपो। तो ये फ्रस्ट्रेशन और झुंझलाहट थी उनकी। उसके साथ साथ जो उन्होंने इस्तीफा देने की नेहरू जी के मंत्रिमंडल से जो बात कही, वो भी असत्य है, झूठ बोली गई है। क्योंकि नेहरू, देखो मैंने कहा फरवरी 1949, देखिए मैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को लेकर के क्या कहा, संघ और भाजपा उस सत्य को जनता से छिपाती है, सामने नहीं लाने देना चाहती। याद रहे डॉक्टर अंबेडकर और पटेल ने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा, कल्पना को खारिज किया और स्वतंत्रता के लिए, देश के लिए खतरनाक बताया हिंदू राष्ट्र की अवधारणा, मतलब कल्पना। पटेल और अंबेडकर इसके सख्त खिलाफ थे। 1945 में प्रकाशित डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब जिसका नाम है भारत या पाकिस्तान का विभाजन, जो रवीश जी ने अपने बहुत अच्छे प्रोग्राम में बहुत डिटेल दी थी, पेज नंबर 354-355, उन्होंने कहा कि अगर हिंदू राज्य सच्चाई बन जाता है तो इसमें कोई शक नहीं कि देश के लिए सबसे बड़ी विपदा होगी। हिंदू राष्ट्र का बनना हर हालत में रोका जाना चाहिए। अमित शाह, मोदी, योगी से पूछा जाना चाहिए कि आज देश में अलग अलग राज्यों पर कई संगठन हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं, क्या ये अंबेडकर जी और पटेल की सोच के खिलाफ नहीं है? आप पटेल को रोल मॉडल बनाते पड़ते, क्योंकि भाजपा में और संघ में कोई रोल मॉडल तो था नहीं। आजादी के आंदोलन में आपने पार्टिसिपेट तो किया नहीं था, बल्कि जैसा इतिहासकार बताते हैं, इन्होंने तो अंग्रेजों को मदद की थी। तो अब आप बताइए, हिंदू राष्ट्र की कल्पना अंबेडकर जी और सरदार पटेल की सोच के खिलाफ है। हिंदू राष्ट्र की मांग भारतीय संविधान के एकदम विरुद्ध है, संविधान की अवमानना है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी, अभी आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ लास्ट मंथ में एक जजमेंट दिया था कि भारत में जो सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म जो 1975 में कब इमरजेंसी पीरियड में जोड़ा गया, उसको वैलिड ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। और आरएसएस का सपना था कि सेक्युलरिज्म वर्ड हट जाए, वो उसको वैलिड कर दिया। तो ये भी, अगर आप सेक्युलरिज्म को खारिज करते हो तो इसका मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है आपके ऊपर। तो ये एक तरह से आरएसएस की सोच पर तमाचा भी है। फरवरी 1949 में सरदार पटेल ने हिंदू राष्ट्र की चर्चा को एक पागलपन भरा विचार बताया था। 1950 में उन्होंने कहा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहां हर मुसलमान को महसूस करना चाहिए कि वो भी भारत का एक नागरिक है और भारतीय होने के कारण उसका एक समान अधिकार है। अगर हमें उसे ऐसा महसूस नहीं करा सकते तो हम एक विरासत और अपने देश के लायक नहीं है। ये देखिए सरदार पटेल के फरवरी 1949 का एक चिट्ठी लिखी गई है, उसके जवाब है, उसका वर्ड्स हैं। और सरदार साहब का दिसंबर 1950 में तो देहांत हो गया। तो इस तरह से जो सरदार पटेल को ला करके खड़ा करके कांग्रेस को अपमानित कर रहे हैं, नेहरू जी को टारगेट करते हैं, तो ये सरदार पटेल के तो ये विचार थे कि वो तो कहते ही थे कि भाई हिंदू मुसलमान आप कर नहीं सकते, आपको करना नहीं चाहिए। और नेहरू जी का पत्र क्या है, नेहरू जी ने जो पत्र लिखा था जब उन्होंने, अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया था, वो भी मुझे जानकारी इसलिए क्योंकि मेरा प्रोग्राम लोग देखते हैं तो मुझे सत्य बताना है। और सत्य इसलिए बताना है कि जिससे कि जो फेक नैरेटिव बनाई जाती है उसको लोगों के दिल में हर एक प्रोग्राम क्या नाम है, यूट्यूबर का एक अलग अलग ऑरा होता है, मेरा भी कुछ छोटा मोटा सा है। नेहरू जी का पत्र था, मुझे बहुत दुख है कि आप मंत्रिमंडल से जा रहे हैं। मैं आपकी निराशा से वाकिफ हूं कि इस सत्र में हिंदू कोड बिल पास नहीं हो सका। मुझे अच्छी तरह पता है कि आपने इसे लेकर कितनी मेहनत की थी
और इसके पास ना होने से आपको कितना धक्का पहुंचा होगा। मैं इस बिल से बहुत पहले से तो नहीं जुड़ा था, पर चिंतित अवस्था कि ये बिल अवश्य पास हो जाना चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत कोशिश भी की। निजी तौर पर मैं इस प्रयास को नहीं छोड़ सकता। अब आप देखिए, मोदी और शाह ये और योगी आदित्यनाथ भी थोड़े बहुत अपनी कमियों को छुपाने के लिए हमेशा झूठ बोलते हैं। पहला संशोधन संविधान में नेहरू जी ने किया 1991 में, ये मोदी जी ने लोकसभा में झूठ बोला था, क्योंकि ये उसमें दरअसल ये सांप्रदायिक प्रचार के जो चल रहा था उस दौरान, उसको उसके ऊपर जो जितने लॉस थे उसमें कुछ कोर्ट्स ने उसमें रूलिंग की थी, जिसको रोकने के लिए संविधान संशोधन लाया गया। दूसरा, लैंड एक्विजिशन बिल, जमींदारी प्रथा के कुछ कानूनों को भी जो है कोर्ट ने रद्द किया था, इसकी वजह से लाया गया। और अधिनियम जो जमींदारी लैंड एक्विजिशन बिल कोर्ट ने रद्द किया था, इनको हटाने के लिए जो अधिनियम बनाए गए थे उनको बचाने के लिए अमेंडमेंट किया गया। इसमें सिलेक्ट कमेटी जो थी संजय जी, उसमें राजगोपालाचारी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, वो भी थे। तो अब आप बताओ कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर रह के झूठ बोलते हैं कि नेहरू जी ने अपनी मर्जी से, कोई उस दौरान जितना सामंजस्य था पॉलिटिकल लीडर्स में उतना आज तो है ही नहीं। क्यों, आज तो आप विपक्ष को तो आप दुश्मन मानते हो किसी भी नीति में, सरकार की नीति में, जबकि देश तो सभी का है, उसमें नीति में उनको शामिल करते ही नहीं हो। तो ये सब चीजें क्यों कहें। उसमें देखिए कहा हालात आज की तरह नहीं थे कि अमित शाह मोदी जो ठान लें वही सत्य है। 3 जुलाई 1950 को एक लेटर है, सरदार पटेल नेहरू जी को लिखते हैं कि हम कैसे जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, वो लिखते हैं कि इनको रोकने के लिए हमें संविधान में संशोधन लाने की जरूरत है। तो ये 1950 में सरदार पटेल ने नेहरू जी को डायरेक्ट किया था कि हमें अब संविधान संशोधन बिल लाना चाहिए। ये मैं सब इसलिए, कुछ दर्शक कहते हैं कि राजीव जी ज्योतिषी कम और नेता ज्यादा नजर आते हैं। अरे मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैंने पुस्तक दिखाई है दर्शकों, ये आपको दुख है कि अभी तक आपने गली मोहल्ले वाले जो चाराने छाप, चबन्नी छाप, जो पंडित जी धोती वाले देखे वो देखे। ज्योतिषी तो सबसे बड़ा पद होता था राजा के। मैंने प्रियंका गांधी से भी ये बात, जब दोबारा मिला था तो मैंने ये बात कही थी उनसे कि भाई देखियो, एंशियंट टाइम में भी राजा को पॉलिसी मेकिंग में ज्योतिषी डिसाइड करता। अगर उसको राजनीति की समझ नहीं होगी तो वो राजा को क्या घंटा जो है गाइड करेगा। तो इसलिए मेरी भगवान ने वो पॉलिटिकल विजडम दी है। और दूसरा बात संजय जी क्या है, तो मैंने अक्सर आपके हर प्रोग्राम में कहा है, क्योंकि राजनीति, अर्थशास्त्र और आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपका मौसम की भविष्यवाणियां और नेचुरल कैलेमिटी मतलब प्राकृतिक प्रकोप, ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है। लोग इसको पढ़ते तो है नहीं कि उसमें फीस तो मिलती नहीं है। और मैंने इसको बहुत पैशन से पढ़ा, रिसर्च भी करी है और लगातार करते हैं, 20 साल से कर रहा हूं। तो मेरा तो कमांड है। अब दूसरे को नहीं है तो लोगों को पेट में दर्द होता है कि भाई ये राजनीति क्यों कहते थे। अरे भाई आप ये सोचो, मेरा पॉलिटिकल विजडम आपके सैकड़ों नेताओं से बहुत ऊपर है। आपको बता, कल पत्रकार बड़े, अभी आता हूँ। पहले एक बार दर्शकों की बड़ी उत्सुकता है, अमित शाह की जन्मपत्री सामने रखे और उन किस घर में, घर ही कहते हैं ना उसको, किस घर में कौन सा ग्रह है और उस ग्रह का क्या क्या मतलब है, ये थोड़ा समझा दीजिए। बड़ा अमित शाह को लेकर लोगों में क्यूरियोसिटी कि अमित शाह का पॉलिटिकल कैरियर का होगा तो होगा क्या। तो अगर आपके पास जन्मपत्री सामने रखी हो तो बहुत अच्छी बात, बहुत आज मुझे मजा आया इसी विषय पर बोलो। मैं बिल्कुल पूरी तरह प्रिपेयर्ड भी हूँ। तो जो अमित शाह जी की जो हॉरोस्कोप है, ये दर्शक ये देख ले पड़ रहे हैं। मैंने ग्रहों के बारे में तो बता ही दिया है। अमित शाह जी का मेष राशि का चंद्रमा है 8वें घर में, शनि से पीड़ित हो रहा है। और दर्शकों आपको बताता हूं, आज आपके बताना, जीवन में हम जो अच्छा या बुरा करते हैं, परमात्मा कभी तो दंड देगा, अच्छा या दे या बुरा दे, जो फल आते हैं उसको जो है क्या नाम है, दर्शकों समझाने के लिए आपको बताऊं कि अमित शाह की 29 मार्च से शनि की 7.5 शुरू होने जा रही है। और जब लोगों में, अगर जितने, जो पूरे देश नहीं दुनिया भर में जैसे शनिदेव का नाम आता सबकी हवा खराब हो जाती है, क्योंकि शनिदेव वो है। एक पौराणिक कहानी भी लगे तो सुना देता हूं। एक बार शंकर भगवान को ये लगा कि भाई, जो उनको बताया गया कि भाई शनिदेव की दृष्टि बहुत खराब है, और ऐसे तरह से गणेश जी का जो सर भी काटा गया उनकी दृष्टि के कारण हुआ था कि वो गणेश जी को जब जन्म हुआ था तो आशीर्वाद देने के लिए आए तो उनकी दृष्टि पड़ गई, तो वो लिहाजा आपने उनका गर्दन। तो शंकर भगवान ने कहा मेरा क्या बिगाड़ लेगा शनि। तो शंकर जी भगवान ने कहा, तो ऐसे शनिदेव को बुलाया गया। लेकिन पता नहीं क्यों जब तक शनिदेव वहां पहुंचते, ये पौराणिक कहानी है, मैं अपने मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूं, जब तक वो शनिदेव पहुंचते, शनिदेव की आने की खबर सुनकर ही शंकर जी वहां से भाग लिए और शंकर जी एकदम अदृश्य हो गए और होकर के शायद किसी हाथी का उन्होंने स्वरूप धारण कर लिया।
और जो है उसके बाद जब उनकी दृष्टि से वो बच गए, तो उसके बाद शनि देव ने जब वो प्रकट हुए, उनको आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा प्रभु मैंने पहचान लिया आपको। तो जब वो आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा तो प्रभु देखो मेरा खौफ इतना ही है कि आपको अपना असली स्वरूप छोड़ के हाथी का तो क्या नाम है शरीर धारण करना ही पड़ा। तो ये शनिदेव है। शनिदेव का कारण मैं बता देता हूं। जो काल पुरुष की कुंडली है दर्शकों, एक नॉलेज की बात आप समझ लीजिए, क्यों शनि हमारे जीवन में हमारे कर्मों के फल के दाता हैं और न्यायाधीश हैं। काल पुरुष की कुंडली मेष लगन से शुरू होती है, और मेष लगन मतलब एक से शुरू करिएगा 9, 10, 11, तो 10वीं राशि और 11वीं राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, आपका कुंभ लगन है संजय जी, तो मकर राशि और कुंभ राशि शनि की राशियां। तो 10वें घर में आ गई शनि की राशि, और 11वां घर होता लाभ का, हमारा उपलब्धियों का, अचीवमेंट का, फल का, फल भी कहा जाता है देशी भाषा में। तो अब आप देख लीजिए दर्शकों, जो मनुष्य के कर्मों के घर का स्वामी भी शनि, काल पुरुष की कुंडली से 10वें घर से कर्म देखते हैं, और कर्मों के फल को देने वाला भी शनि। तो इसीलिए जो आज अमित शाह जी फंसे हैं, उसका कारण यह है, एक बहुत बड़े ज्योतिषी महाराष्ट्र के हुए काटवे जी। काटवे जी ये कहते हैं कि अगर चंद्रमा से 45 डिग्री पहले से अगर शनि आ रहे हो ट्रांजिट में, गोचर में, तो शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हो जाता है। और वो 7.5 का मतलब होता है 7.5 बरस। क्योंकि दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता दो, शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो 2.5 साल चंद्रमा से पीछे वाले घर में, फिर जहां चंद्रमा मौजूद होगा वहां 2.5 साल 5, और चंद्रमा के अगले घर में 2.5, तो 5 और 2.5 7.5, इसको 7.5 कहा गया। मतलब और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे मन का कारक है, संवेदनाओं का कारक है, इमोशंस का कारक है, फीलिंग्स, परसेप्शन, और आपका खुशी, उत्साह, उल्लास, ये उत्सव, ये सबका चंद्रमा सिग्निफिकेटर है। तो माइंड का सिग्निफिकेटर भी है। तो और शनि हमारे वैराग्य का कारक है। और वैराग्य जिंदगी में दर्शकों याद रखिए 2 तरह से आता है संजय जी। या तो आपको बहुत नॉलेज हो जाए, तो आपको एक डिटैचमेंट आना शुरू हो जाएगा, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। यार क्या रखा है जिंदगी में, ऊपर वाले का नाम चौपा, इस तरह के शब्द निकल लगते हैं। या लगातार तकलीफें आए, इतनी सफरिंग आए कि आप बिल्कुल टूट जाए अंदर से, तो आपको फिर ऊपर वाले की याद आती है कि यार मेरी तो सारी ताकत काम नहीं की। जैसे अभी अमित शाह के साथ हो रहा है, गौतम अदानी जी के साथ भी हो रहा है, जो बड़े बड़े लोग हो रहे हैं, क्यों हो रहा है? तो ये कहीं शनि आपको एहसास करा रहा है कि भाई मिस्टर सो एंड सो, तो यू आर नथिंग। तो दर्शकों, काटवे जी के अनुसार ये जो प्रभाव अमित शाह की कंट्रोवर्सी हुई, वो शनि की 7.5 का प्रभाव है। और शनि 29 मार्च 2025 को जब अमित शाह की इस कुंडली में 12 नंबर राशि में आ रहे हैं, शनि मीन राशि में, जो मेष से 12वां घर बनती है, और कन्या लगन की उनकी कुंडली है, उनके 7वें घर में जा रहे हैं शनि। शनि उनका जन्म का शनि रोग के घर में बैठा है, इसलिए मैंने उनकी पिछली बार बताते हुए कहा कि उनको शारीरिक कष्ट कोई हो सकते हैं, और उनको पहले हुए भी हैं। उनको गांठ बनी थी, जो जिसका ऑपरेशन 2019 में कराया था। और जब जब शनि की दशा आई है, उनको जेल भी हुई थी 3 महीने के लिए 2010 में, तब भी वो शनि का रोल था। जब उनकी गांठ हुई, मैंने सब वेरीफाई कर लिया दर्शकों, 2020 में 2 अगस्त 2020 को ये पूरा 1 महीना एम्स में एडमिट हो गए थे। इनकी सांस बंद हो गई थी, क्या नाम है, अमित शाह की, कोविड के टाइम में पूरा 1 महीना क्या नाम है, वो पूरा कॉरिडोर खाली करा लिया गया था एम्स का, और अमित शाह एडमिट रहे 1 मंथ। और उस समय राहु, मून, वीनस, मून, सैटर्न की दशा थी। मंगल इनका 64 नवांशा लॉर्ड है, और सूर्य इनका 22 ग्रेसकोण लॉर्ड है, जो रोग देने के ग्रह माने जाते हैं। शनि ट्रांजिट में मीन राशि में आएगा 29 मार्च को, और जो जब इनकी जेल की दशा हुई, तब भी इसमें राहु में शनि का पीरियड आ रहा था। तो अभी जो इनकी बृहस्पति में शनि की दशा चल रही है, तो दर्शकों याद रखिए 7.5 का प्रभाव उन्हीं लोगों के लिए लागू होता है जिनकी या तो चंद्रमा की दशा चल रही हो, या शनि की दशा चल रही हो। क्योंकि शनि और चंद्र के कॉम्बिनेशन से 7.5 बनती है, ये ट्रांजिट होता है। तो मैं एक जल्दी से 7.5 का प्रभाव बढ़ के बता देता हूं। शनि परिवर्तन का कारक है, वो जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के परिवर्तन ला सकता है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली यानी मेष लगन के अनुसार ये 10वें भाव यानी कर्म, और 11वें भाव यानी उनके फलों का स्वामी है। ये शनि एक परिवर्तन करके दूसरे क्षेत्रों से जुड़ने का आधार तैयार करता है। चंद्रमा से चतुर शनि को मन की परेशानी का कारक माना गया। सफलता के लिए आवश्यक गुण कठोर परिश्रम, एकाग्रता, साहस, मजबूत इच्छा शक्ति। 7.5 की वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि कर्म उनके फलों का कारक है, साथ ही न्याय, नैतिकता भी है।
चंद्र हमारे मन, संवेदना, परसेप्शन, इमोशंस और मन की शुद्धि, साइकोलॉजी का सिग्निफिकेंट है। शनि के साढ़े साथी दरअसल शनि का गोचर है जो जन्म के चंद्रमा से 12वें भाव से शुरू होता है और चंद्रमा से सेकंड हाउस पर खत्म होता है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और मैंने 3 राशियों को जोड़ 7.5 बता दिया। ये मानसिक पीड़ा या मानसिक सुख दोनों तरह की साढ़े साथी प्रभाव देती है, जिसके परिणाम जन्म कुंडली में चंद्रमा की अवस्था और शनि की अवस्था के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको बता दें, शनि की साढ़े साथी सबके लिए खराब होगी, मैं दर्शकों ये मना कर रहा हूं, नहीं होता। ये उन्हीं के लोगों के लिए खराब होगी जिनके जन्म की कुंडली में शनि और चंद्रमा पीड़ित हो। तो मैं अमित शाह की कुंडली आज रिसर्च का विषय बना दिया। तो अमित शाह की कुंडली दर्शक दोबारा देख लें कि इनका शनि जो है मंगल, नीच के मंगल से पीड़ित हो रहा है, नीच के मंगल से, और मंगल अष्टमेश है। इसीलिए मंगल जो है उत्तेजना का, शैल की ग्रोथ का कारक है, शनि शैल की ग्रोथ का। इसलिए मैंने कहा था कि इनको कोई ना कोई फिर दोबारा कैंसर की बीमारी, कैंसर जैसी कोई गांठ बन जाना, ऐसी बीमारी जरूर होगी, क्योंकि शनि सेल्स का कारक है, मंगल ग्रोथ है, और 11वां भाव जो होता है वो हमारी ग्रोथ का होता है, और 6वां भाव भी ग्रोथ का होता है। ग्रोथ के हाउस 6 कहे गए हैं, 3, 6, 10, 11। ये बेसिकली आपके फाइनेंशियल ग्रोथ भी देते हैं। और अगर आप याद रखिएगा संजय जी, किसी को बीमारी हो जाए तो बीमारी को बढ़ाते भी हैं, क्योंकि बढ़ाने वाले ग्रोथ के हाउस है, ग्रोथ का मतलब बढ़ना। तो इनका देखिए, इनका शनि पीड़ित है, और ये शनि नीच के मंगल से पीड़ित शनि चंद्रमा को पीड़ित कर रहा तीसरी दृष्टि से, क्योंकि इनका चंद्रमा 8वें भाव में। तो जो मैं सिद्धांत अभी बता रहा था कि अगर किसी की कुंडली में शनि और चंद्र दोनों पीड़ित हों तो उसके लिए साढ़े साथी भयंकर घनघोर कष्ट की होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, शनि इनके इस समय 12वें भाव को देख रहे हैं। इनके लिए हालात ऐसे बन जाएंगे अमित शाह जी के लिए, एक तो विदेश में लिटिगेशन का जो उनका नाम आया था, उसकी पूरी इस कुंडली से संभावना है साढ़े साथी में, क्योंकि चंद्रमा से 12वें घर में जा रहा है। 12वां घर जेल का होता है, 12वां घर अपमान का होता है, दंड का भी होता है, जेल जाने का भी। तो इनके लिए और इस्तीफे देने का भी होता है, दर्शकों रिजाइन करने का भी होता है। तो जो 29, जी हाँ, कि ये इनके लिए इस तरह के हालात पैदा करेगा। ये बिस्तर पकड़ सकते हैं, ये जेल जा सकते हैं, ये इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि सारे जो सिग्निफिकेंस है इस कुंडली, इस पुस्तक में देखिए, ये 12वें भाव के सिग्निफिकेंस बता रहा हूं मैं, अपने मन से मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूं। इसमें कोई मेरी अमित शाह से और मोदी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई और कोई दुश्मनी तो है नहीं। मैं एक ज्योतिषी होने के नाते विवेचना कर रहा हूं, और विवेचना यह है कि इनको बहुत भारी कष्ट इस दशा में जाना वाला है, और जो शनि की साढ़े साथी में। और इसका एक और कारण है, क्योंकि शनि अभी राहु के मीन राशि में राहु है, तो राहु के साथ जाकर के इनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और इनके देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अभी हमेशा कहा है, शनि 3rd, 7th और 12th, शनि की जो तीसरी, 7वीं और 12वीं, क्या नाम है, 10वीं दृष्टि होती है शनि की। तीसरे घर को देखेगा, 7वें घर को सभी ग्रह देखते हैं, और 10वीं दृष्टि होती है। शास्त्रों के अनुसार शनि की दृष्टि को अच्छा नहीं माना गया। जब शनि चंद्र से 12वें भाव में होते हैं तो जो 2nd हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस को प्रभावित करते हैं। 2nd हाउस होता है पैसे का, इसीलिए अमूमन देखा गया कि पैसे की बर्बादी होती है जबरदस्त। और 2nd हाउस वाणी का भी होता है। तो देखो, उस शनि देव ने अमित शाह से वो कहलवा दिया जिसकी की कल्पना नरेंद्र मोदी ने भी नहीं की होगी, भाजपा ने भी नहीं की होगी, देश ने भी नहीं करी होगी, कि किस तरह से कि देश का एक गृह मंत्री और सदन में खड़े होकर के जो बातें कह रहा है, और उसके बाद लीपापोती कर रहे हैं। उसके बाद कितनी कॉन्स्पिरेसी इसको छिपाने के लिए कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, आप उसको वीडियो हटवाने के लिए सोशल मीडिया को प्रेशर डाल रहे हो। ये सारे खटकर्म क्यों करने पड़े हैं? इसका मतलब आपको खुद एहसास हो चुका है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। और ये अपराध ऐसा हो गया, और शनि देव को मैंने, आपने जैसे कहा आप ज्योतिष सीख गए, मैंने कहा शनि जो है दलित आदिवासी का कारक है, मजदूरों का कारक है। तो इसीलिए ये वर्ग जो है अब अमित शाह के लिए वो मुसीबत खड़ी करेगा कि, और वैसे भी आपको दर्शकों देश की जानकारी के लिए बता देता हूं, देश ये साहूकार लोग चला रहे हैं। दुर्भाग्य है हमारा, हम देश मूर्खों की तरह ताली बजा रहा है, कोविड के टाइम में थाली बजा रहा है। साहूकार कैसे, जिसको हम वैश्य कम्युनिटी कहते हैं, बनिया कहते हैं देशी भाषा में। साहूकार कौन है? नरेंद्र मोदी साहूकार, अमित शाह साहूकार, आपके 2 उद्योगपति अदानी अंबानी साहूकार, और आपके 2 चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अग्रवाल हैं, और उसके बाद जो अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता हैं, वो भी साहूकार। तो पूरे देश में साहूकारों का कब्जा है। तो वो साहूकार, आप जब हम अपने बचपन में पिक्चरें देखते थे ना,
कि साहूकार जो हमेशा बेचारे दलित और गरीबों का, पिछड़ों का, मजदूरों का शोषण करता है। तो ये देश में इसीलिए शोषण हो रहा है, जिसका दुर्भाग्य है कि आपके 185 अरबपति हो गए। आप भारत जो है दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जहां 185 आपके अरबपति हैं, और बाकी 98% देश जो है सामान्य अवस्था में चला गया। 2% लोगों के पास सारा देश का पैसा चला गया। काम करिएगा राजीव जी, आपको समय मिल जाए आज तो एक बार जरा मेरी जन्मपति देख लीजिएगा, क्योंकि आप जो बातें अमित शाह की कह रहे हैं, अगर अमित शाह ने सुन लिया कल ये शो, मुझे आपको तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो जेल वेल का युद्ध हो जाएगा। अमित शाह को गुस्सा आ गया तो छोड़ते नहीं है। तो आपके चक्कर में मेरा कोई योग वोग तो नहीं है। जरा देख लीजिएगा कि आपके प्लेटफॉर्म पे आके आप वो बातें कह देते हैं जो कहने की हिम्मत नहीं होती किसी में। लोग कहते हैं कि भाई राजीव जी जब बैठते हैं ना तो वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी कहते हैं। तो मैंने कहा मैं दिखवा लूंगा राजीव जी से कि राजीव जी के चक्कर में कहीं मेरी जन्मपति तो नहीं गड़बड़ाने वाली है। आपने बता दिया कि कुंभ जन्मपति में कुंभ है, मेरा मेरा भी शनि है, कुंभ लगन है आपका। तो मेरा कुछ कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा आपके चक्कर में? नहीं, देखो ऐसा, देखो जिंदगी में याद रखिएगा, सत्य एक तो खरा होता है, दूसरा उसके ऊपर मैं हनुमान जी का एक साधारण भक्त हूँ। तीसरी बात यह है कि चूंकि मेरा बहुत गहन रिसर्च है, मैं जब बहुत सारे जोशियों को, सैकड़ों जोशियों को सुनता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं उनके अंदर वो मेहनत की कमी थी, रिसर्च नहीं हुई थी। तो रिसर्च का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा खासा है मुझे। तो मैं आपको ये राजीव जी मेरा कहने का मतलब ये, देखिए आप पे तो हनुमान जी की कृपा है, आप हनुमान जी के भक्त हैं, आप शाकाहारी हैं, बिल्कुल ब्राह्मण हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मण तत्व रहते हैं। हम तो केवल नाम से ब्राह्मण हैं, हम मांस भी खाते हैं, हम मदरा भी पीते हैं और कहते भी हैं। लोग छुपाते हैं लेकिन हम तो कहते भी हैं। तो अपना तो भगवान से इतना डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं जितना आपका है। तो एक कहावत है ना, गेहूं के संग घुन भी पिस जाता है। तो आपका तो कुछ होगा नहीं क्योंकि आप तो डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान जी का। लेकिन हमारी बुकिंग किसी दिन हो जाएगी। खैर ये मजाक की बात थी। दूसरे विषय पे आता हूँ। एक भविष्यवाणी मुझे आपकी और याद आई, जब सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हुआ था, नई संसद की। खैर मैं चौंका था कि ये कहाँ तो हिंदी हिंदी हिंदी, हिंदू हिंदू हिंदू। नाम कि साहब नाम हिंदुत्व के होने चाहिए, नाम वीर सावरकर के होने चाहिए, नाम इसके होने चाहिए, विवेकानंद मार्ग होना चाहिए। लेकिन नई संसद का नाम सेंट्रल विस्टा, कोई इनको हिंदू नाम नहीं मिला। अरे भाई बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे रख देते संसद। देश याद करता कि जो व्यक्ति ऐसा था जिसने दलितों को, पिछड़ों को सम्मान से जिंदगी जीने का हक दिलाया, उसके नाम पर देश की संसद है। देश का सबसे बड़ा मंदिर वही संसद है, संविधान जहाँ लिखा जाता है, बनाया जाता है, मतलब संशोधन किए जाते हैं। अब बात आई, आपने मुझे याद आया कि आपने कहा था कि इसका मुहूर्त जिस काल में हुआ है, शुरुआत जिस काल में हुई है, बड़ा शुभ है। आपने कहा था कि इसमें आगजनी की घटनाएं होंगी, इसमें मारपीट होगी, इसमें बहुत ज़्यादा विवाद होंगे। मुझे आगजनी वाली बात तो मुझे लगा आप ऐसी हवा में कह रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कुछ पटाखा बम या जो भी बम थे वो लेके कूद गए लोग। ये भी पहली बार हुआ, धुआं ही धुआं हो गया पूरी संसद में। वो तो बड़ी कृपा ईश्वर की, वो छोटे बम थे, वो बड़े बम भी हो सकते थे, लेकिन वो संसद में धुआं धुआं हो गया। इसके आगे बढ़े लगातार विवाद, चलो वो भी मान लेते हैं, संसद में विवाद होते हैं, लेकिन अब तो मारपीट हो गई। ऐसा ऐसा ड्रामा किया गया कि राहुल गांधी ने धक्का दे दिया और मेरे टांके आ गए। पहली बार में वो जो सारंगी साहब हैं, प्रभात सारंगी जी, एक आपको याद होगा, एक ग्राम जी बहुत बड़ा एक इंसान थे, उनके 2 बच्चों के साथ जला दिया गया था उनको। उसमें भी इंसाफ का नाम आया था कि इनके चेले चपाटे थे जिन्होंने जलाया था। पहली बार में वो केवल एक रुई लगाए दिखाई दिए। 2 घंटे बाद वो रुई थोड़ी सी बड़ी हो गई, फिर पट्टी बंध गई, फिर पट्टी के ऊपर पट्टी बंध गई। मतलब ये पहली बार ऐसे देख रहे हैं कि वो चोट बढ़ती चली जा रही है। वो जैसे जैसे टीवी चैनलों पे बहस बढ़ रही है, वैसे वैसे उनकी पट्टी बढ़ती चली जा रही है। लोगों ने हंसी उड़ाई कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ देर बाद इनका लीवर और किडनी भी खराब हो गई हो राहुल गांधी के धक्के से। तो जो आप कह रहे थे कि मारपीट के दृश्य दिखाई देंगे, वो मारपीट हुई या नहीं हुई, जांच अभी पेंडिंग है। और मजेदार बात है, सीसीटीवी सरकार जारी नहीं कर रही है। एक एक कदम पे सीसीटीवी है, 1 मिनट में पता चल जाएगा किसने किसको धक्का दिया। तो ये सरकार की जो नौटंकी है, ये समझ में आ गई कि अमित शाह के बाबा साहब के बयान से ध्यान बटाना है तो सब चैनलों को इस पे लगा दो। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं से आया कि जिस संसद को लेकर आपने जो भविष्यवाणियां की थी वो फिर एक बार सही हुई, वही सारा ड्रामा हमने देखा। तो मैं जानना चाहता हूँ, अब तो आपने ट्वीट किया था, आप भी संसद घूम के आए हैं नई सेंट्रल विस्टा में, जरा उसकी भी तफ्तीश से बताइए कि आपको उसके अंदर जाके, चूंकि आप वास्तु का भी अध्ययन रखते हैं, आप मेरे ऑफिस में आए थे, आपने कुछ चीजें बताई, मैंने स्वीकार की कि ऐसा हो सकता है। तो जरा मुझे उसका वर्णन बताइए, दोनों बातें, कि आपने कैसे कहा था कि इस पार्लियामेंट में यही होगा, वो घट गया,
दूसरा, अब जब अंदर घुस के आए, आपको घुसने कैसे दिया, आप कैसे एंट्री कर गए, और अमित शाह अगर आपको देख लेते तो क्या करते? आपको डर नहीं लगा वहां पे? जरा मुझे विस्तार बताइए। जी जरूर। एक चलते चलते मैं यहाँ बताऊं, वो मैंने क्योंकि मैंने अभी शनि की 7.5 की रिसर्च आप लोगों के सामने पेश की, क्योंकि हम लोग जब अपने इंस्टीट्यूट में जब कोई सब्जेक्ट पर रिसर्च करते थे, क्योंकि पुस्तकों में तो एक टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन जब तक हम बड़े लोगों के हॉरोस्कोप को बेस बना करके, क्योंकि उनके जीवन की घटनाएं हमको पता होती हैं, उनके जीवन की घटनाएं आपको न्यूज में मिल भी जाती हैं, तो उससे आप वेरीफाई कर लेते। जैसे अभी शनि की 7.5 जब मैं दर्शकों को समझाई टेक्निकलिटी उसकी, तो अमित शाह की हॉरोस्कोप में बताया कि भाई देखो 7.5 का प्रभाव तो उनकी वाणी पे खराब असर आया, और आगे कुछ भी होने वाला है। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और भी है, ये हॉरोस्कोप है एक बहुत बड़े देश के उद्योगपति की, और ये उद्योगपति का जन्म हुआ है 24 जून 1962 का, इतवार का दिन है, सुबह 5:08 का जन्म है। वृषभ लग्न की कुंडली है, सूर्य इनके दूसरे घर में, शुक्र और राहु तीसरे घर में, बुध इनका लगन में ही है, बृहस्पति और चंद्रमा इनके 10वें भाव में, शनि और केतु इनके क्या नाम है 9वें घर में है, और मंगल इनका 12वें भाव में है, जो शुक्र को शनि, राहु और मंगल पीड़ित कर रहा है। शुक्र इस कुंडली का, जो कुंडली मैंने दर्शकों अभी एक बिग कॉर्पोरेट ग्रुप की दिखाई है, वो उसका शुक्र 6वें भाव का स्वामी, 6वां घर लिटिगेशन का होता है, कर्जों का भी होता है, और 12वें घर का मंगल, मतलब 12वें घर में विदेश में कोई आपका मैटर निकल के आ जाना। तो मैं आपको बता दूं, इनकी भी शनि की 7.5 चल रही है दर्शकों। इनकी शनि की 7.5 2020 में शुरू होती है, जनवरी 2020 में इनकी शनि की 7.5 शुरू होती है, और लगभग उसी पीरियड से ये उठना शुरू हुए। और जब शनि इनके 10वां घर, दर्शकों आपकी जानकारी के बताऊं, 10th हाउस हमारी कुंडली का वो होता है जो पब्लिक डोमेन का, मतलब मैं कितने ही कुकर्म कर लूं, कितने अपराध कर लूं, जैसे अमित शाह जी को भी ये इस चीज का एहसास होगा, उनसे जीवन में क्या क्या जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, लेकिन जब 10वां घर आता है संजय जी, तो याद रखिए आपके सारे कर्मों का खुलासा हो जाता है, अच्छे बुरे दोनों का। अगर अच्छे कर्म किए तो प्रशंसा मिलेगी, बुरे कर्म किए तो दंड मिलेगा। तो जैसे ही इनके शनि आपका, इन सज्जन का जो उद्योगपति की मैं दिखा रहा हूं, 18 जनवरी 2023 को ये शनि आता है कुंभ राशि में, जो उनका गौतम अडानी की, तो 23 जनवरी को शनि इनका कुंभ राशि में आता है, और जो कि इनकी दूसरी ढैया होती है 7.5 की। और 5 दिन के बाद दर्शकों आप इसको वेरीफाई करें, क्योंकि घटना से मुझे सब्जेक्ट समझाना है आपको। शनि की 7.5 का विषय मेरा है आज ज्योतिष में। अक्सर जो बहुत सारे आपने भी कहा था, बहुत सारे के ऑडियंस ने कहा कि राजीव जी हमें ज्योतिष सिखाई है या कोई है, तो उसी नाते मैं आपको आगे बता रहा हूं कि जैसे ही इनके 10वें घर में बैठे हुए शनि आए इनके 10वें भाव में, तो देखिए 5 दिन के बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, और उस रिपोर्ट के कारण जो उनको डैमेज हुआ, जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। और लगातार आप ये देखिए कि 23 जनवरी 2023 से लेके अभी तक इनको कितने कष्ट आए हैं। इनको कैपिटल इनकी बहुत सारी 1 लाख करोड़ से ज्यादा इनकी कैपिटल का नुकसान हो चुका है लगभग, मैंने अखबारों में पढ़ा। दूसरा बात यह है कि विदेश में एक मुकदमा दर्ज हो गया, वारंट इशू हो गया इनके लिए भी। जो दर्शकों अमित शाह के लिए मैंने कहा कि जो 29 मार्च को जो शनि मीन राशि में जा रहे हैं और राहु के साथ होंगे, मीन राशि इनका लाभ का स्थान है, और शनि की इनकी दृष्टि तीसरी पड़ेगी मीन राशि से इनके लगन पे, और अमित शाह की कुंडली में जुडिशरी के हाउस पे पड़ेगी। तो इनके लिए भी ये शनि का गोचर जो मीन राशि वाला है वो बहुत भारी कष्ट देने वाला। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके कहा भी था कि 2025 इनके लिए इनकी फाइनेंशियल कैपिटल के बहुत सारा पैसा उनका बर्बाद होने वाला, बहुत नुकसान होने वाला। अब मैं आता हूं आपके विषय पे। तो आपने जो मुझे प्रश्न पूछा था, देखिए ये दर्शकों आपकी क्या नाम है कुंडली थी, क्या नाम है, अरे कहां गई, पार्लियामेंट की, हाँ पार्लियामेंट की जी, हाँ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ये थी। देखिए ये सेंट्रल विस्टा की आपने जो ये कुंडली है दर्शकों, ये न्यू पार्लियामेंट, दर्शकों को बता दीजिए, दर्शक जो नए होंगे कि राजीव जी कुंडली का अध्ययन ऐसे करते हैं, आपको लगा होगा कि पार्लियामेंट की कुंडली कैसे बन गई। तो जब पार्लियामेंट का जिस समय उद्घाटन होता है राजीव जी के हिसाब से वो जन्म होता है, तो राजीव जी ने जिस समय उद्घाटन हुआ उसके हिसाब से ये कुंडली बनाई है। जी राजीव जी कंटिन्यू। जी बिल्कुल। तो 19 सितंबर 2023 को मंगलवार का दिन था, दोपहर में 1:16 पर ये इन्होंने मोदी जी ने इसकी जो क्या नाम है एंट्री हुई है पार्लियामेंट में। आपको जैसे लोकसभा स्पीकर, और जब लोकसभा मैंने आपको बताया था
कि भाई 1:16 टाइम मैंने कैसे लिया? जैसे ही ओम बिरला जी ने माइक पकड़ के हेलो भी कहा तो वो जन्म हो गया भाई। इमारत उसमें आप पहुंच गए। तो ये अग्नि तत्व की राशि दर्शक देख ले, ये धनु लगन निकल के आया। धनु लगन अग्नि तत्व का होता है। तो तीसरे घर में शनि, पांचवें घर में बृहस्पति राहु, और 8वें घर में शुक्र था, 9वें घर में बुध था, 10वें घर में मंगल और सूर्य थे, और चंद्रमा पीड़ित था। चंद्रमा हमारे सुख का कारक है, मन का कारक है। आपस में जो सामंजस्य होता है ना, मेंटल जो क्या नाम है बाइंडिंग होती है, वो भी अगर पीड़ित हो तो इसमें मन कभी नहीं मिलेंगे। तो एक दर्शक अभी भी सुन ले कि इस बिल्डिंग में जितने लोग होंगे सांसदों में, आपस में उनकी माइंड की ट्यूनिंग कभी अच्छी नहीं हो पाएगी। और दूसरा लग्न अग्नि तत्व का था, और मंगल और सूर्य 10वें भाव में दिग्बली होते हैं, वो भी अग्नि तत्व के कारक हैं। इसीलिए मैंने कहा था अग्नि इस बिल्डिंग में हमेशा उत्तेजना का माहौल रहेगा, और मारपीट, लड़ाई झगड़ा, बम जैसी घटनाएं, आगजनी की घटनाएं ये जरूर होंगी। इस क्या नाम है बिल्डिंग में कभी भी प्यार, मोहब्बत, सौहार्द की भावना नहीं बन पाएगी। और दर्शकों, इससे ज्यादा प्रत्यक्ष ज्योतिष का उदाहरण क्या देखेंगे कि अभी उस बिल्डिंग को साल भर हुआ है, और कितने 5-6 क्या नाम है सेशन आए होंगे, उसमें लगातार इस तरह की इनको घटनाएं मिली हैं। ये सुख नहीं इनको मिल पा रहा है। और मैंने इसमें कहा भी था, और इस बिल्डिंग की जो मोदी ने बड़े वो डंडे के साथ पूजा करी थी ना, डंडा सेंगोल लेकर के, तो ये दर्शकों दूसरी कुंडली है। मैंने उस समय जब मोदी जी ने इसकी पूजा करी थी, जो हैंड रिटन कुंडली है, मोदी जी ने 28 मई 2023 को 12 बजे ठीक दोपहर में 12 बजे इसकी पूजा करी थी, जब मैं प्राण प्रतिष्ठा की। तो उसमें जो है सिंह लगन आया था, शनि 7वें घर में था, चंद्रमा लगन में, केतु तीसरे घर में, बुध राहु जुपिटर 9वें घर में, सूर्य उसमें भी 10वें भाव में था, और मंगल नीच का था जो शनि को प्रभावित कर रहा था 8वीं दृष्टि से। मंगल अभी भी नीच का ही है, और शुक्र इनके 11वें भाव में। तो मैंने बकायदा इसमें लिखा था कि इसमें मैंने लिखा था नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन अत्यंत ही अशुभ काल में हुआ है। लग्न पर नाना प्रकार के संकटों, 6, 8, 12 ग्रहों का प्रभाव है। ये दर्शक मैं राइटअप दूंगा, नीचे पढ़ लेंगे। मैं इसमें लिख रहा हूं नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन अत्यंत अशुभ काल में हुआ। लग्न पर नाना प्रकार के संकटों, 6, 8, 12 ग्रहों का प्रभाव है। 7वें भाव पर नीच के 9th लॉर्ड मंगल का अष्टम दृष्टि से प्रभाव। इस सदन में सदैव स्पीकर द्वारा विपक्ष के लिए दंडात्मक कार्रवाई और सौतेला व्यवहार होगा। और आप देखिए आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था इंपीचमेंट का, तो सौतेला क्या विपक्ष ने चार्ज लगाया। तो सोचो, एक ज्योतिषी 1.5 साल पहले कह रहा है कि विपक्ष के प्रति सौतेला व्यवहार होगा, और उस तरह की आपकी पॉलिटिकल पार्टियां शिकायत भी कर रहे हैं। इससे ज्यादा एक्यूरेसी ज्योतिष की क्या देखेंगे आप। तो मैंने कहा स्पीकर द्वारा विपक्ष के लिए दंडात्मक कार्रवाई और सौतेला व्यवहार होगा। शास्त्र विहीन पूजा, सेंगोल आदि के द्वारा ढोंग किया गया। भगवान ने गीता में इसे लाभकारी नहीं बताया। मंगल सन इन 10th हाउस, फायरी लग्न इंडिकेट दीज देयर मे बी हीटेड एंड वायलेंट एग्रेसिव एब्यूसिव डिबेट्स। क्या मैंने बोल रहा हूं इसमें लिखा हुआ दर्शकों, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यह बहुत पुराना है। देयर मे बी हीटेड एंड वायलेंट एग्रेसिव एब्यूसिव डिबेट्स, सस्पेंशन यानी क्या नाम है, और सदा कार्रवाई। स्पीकर का डिक्टेटर जैसा व्यवहार हमेशा रहेगा। सदन का जनता में परसेप्शन अच्छा नहीं होगा। विपक्ष और जनता के साथ सदैव अन्याय होगा, और सरकार द्वारा जन भावना के विपरीत विपक्ष की उपेक्षा करके, उनके विरुद्ध कार्रवाई करके, छल कपट के द्वारा गलत नीयत से नए कानून बनाए जाएंगे। इस सदन में आगजनी, हिंसा, मैं लिख रहा हूं, इस सदन में आगजनी, हिंसा, झगड़े और पुलिस एक्शन होंगे। सदन के चैनल भी बायस होकर गलत रिपोर्टिंग करेंगे। दशांश में D10 में 410 एक्सेस में राहु, मून, बकरी, नीच का शनि 4थे भाव में, केतु, वीनस 10वें भाव में होंगे। ये विपक्ष सदन की कार्रवाई महिलाओं, छात्रों, दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों के लिए अन्यायकारी होगा। ये सदन उनकी हम हमेशा आवाज दबाने वाला होगा। ये सदन भारतीय इतिहास में अनेक मनहूस घटनाओं का गवाह बनेगा। मैंने यह भी लिखा है कि यह सदन भारतीय इतिहास में अनेक मनहूस घटनाओं का गवाह बनेगा। इसे सदैव के लिए डिस्कार्ड कर देना चाहिए।
अब आप देखिए इतना विस्तृत मैंने इसके बारे में डिटेलिंग पहले की थी, तो और वो पूरे वर्ड बाई वर्ड जो है सत्य सिद्ध हुई है। देखिए, तो मेरे लिए तो यह है कि मैं एक गणित का मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूं, तो मुझे ये लगता है कि जो मैंने गणना की और देखो सब कुछ आ रहा है कि आज किस तरह का व्यवहार है कि एक ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो किसी का गेट रोक के खड़ी हो जाती है। अरे भाई, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए आपको उसको सम्मान के साथ जाना जाना चाहिए। और जिस तरह की भाषा वो आपका निशिकांत दुबे यूज कर रहा था, मैंने कोई टीवी में देखा, हे राहुल तू गुंडा है, तू ना एक बुड्ढे को गिरा दिया। एक बताओ, लीडर ऑपोजिशन के लिए ये आपके वर्ड्स होने चाहिए, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है। आपसे एज में छोटा हो बड़ा हो उसका कोई मायने नहीं रखता है। आप उसके संवैधानिक पद को देखिए कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। आपके वर्ड्स की तो उससे पता लग जाता है निशिकांत दुबे कितने घटिया किस्म के परवरिश के व्यक्ति रहे होंगे, और उनकी परवरिश, उनकी शिक्षा क्या थर्ड क्लास रही होगी। और जिस तरह से उन्होंने देखिए झूठ फैलाने का काम उन्होंने संबित पात्रा ने किया, वो मीडिया पार्ट की रिपोर्ट बता के सोरोस का नाम जोड़ करके, और बाद में मीडिया पार्ट 2 ने कहा कि भाई ये सब फर्जी है। हमें तो ताज्जुब होता है कि इनके खिलाफ संसद में कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं। और इसके अलावा एक और चलते चलते चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं चाहूंगा प्रभांत सावंत के। 8 अप्रैल, हाँ आपने वो पूछा था सदन का, तो मैं दर्शकों आज आपको बताऊं, मैं बहुत प्रियंका गांधी से तो मैं पहले मिल चुका था, लेकिन उनके साथ मैंने भोजन भी किया है। लेकिन मैं दर्शकों आपको बता देता हूं कि मेरी जो सदन की मेरी जिंदगी में पहली बार, वो फोटो दिखाइएगा, मैं आपको चैनल पे भेजूंगा, कि मैं पहली बार अपनी लाइफ में पार्लियामेंट गया था। उस पार्लियामेंट की विजिट को सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने किया। वो मेरे फॉलोअर हैं, 4 PM की वजह से ही हुए थे। और उन्होंने मुझे कहा, अरे शानदार आदमी है कि जब चुनाव चल रहा था तो हमारे रिपोर्टर क्षितिज कांत गए, इतनी भीड़ थी, इमरान मसूद का चुनाव बड़ा सेंसिटिव था, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही थी हार जाए। माइक देखा 4 PM का, सबको रोक दिया। क्षितिज से बोले भाई मैं 4 PM का और राजीव जी का बड़ा फैन हूँ, मैं संजय जी को वो सुनता हूँ, राजीव जी को सुनता हूँ। फिर एक दिन इमरान मसूद से बात हुई फोन पे, तो इतने खुश थे ना, मतलब वो 4 PM के बड़े फैन है वो, मतलब फिर क्या हुआ? अरे मैं आपको बता रहा, इतने बढ़िया आदमी हैं। तो हमारी 16 दिसंबर, और मैं कितने बढ़िया दिन गया हूँ, जिस दिन विजय दिवस था, जिस दिन आपके पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर किया था, उस दिन का उत्सव होना चाहिए था, नहीं मनाएगा, उसके बारे में भी दर्शकों को बोलना चाहूंगा मैं। तो 16 दिसंबर को हमारा फिक्स हो गया था। 2-3 दिन पहले ही उन्होंने मेरे से जो डिटेल मांग ली थी, आधार कार्ड वगैरह, वो भेज दिया था। और मजे की बात यह, जब मैं उनका वेट कर रहा था रेल भवन के बाहर, वो वहां से मुझे अपनी गाड़ी में लेके गए, तो वहां सडनली कोई गाड़ी रोककर सड़क के उस पार से मेरे पास आया, जो राज्यसभा में स्टाफ में काम करते थे। तो संजय जी आपको बता दूं, 4 PM प्रोग्राम की वजह से नॉट ओनली लोकसभा बल्कि राज्यसभा के बहुत सारे स्टाफ के मेंबर भी मेरे पहले से फैन हो चुके हैं, जो मेरे प्रोग्राम देखते हैं, और सब लोग मुझे पहचानने लगे। फिर उसके बाद इमरान मसूद जी जब आए, मुझे लेके गए, और कितने बढ़िया आदमी है, मेरे पास शब्द नहीं है। इमरान जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने जैसी मेरी जिंदगी की पहली पार्लियामेंट की यात्रा कराई, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं शब्दों में नहीं कह सकता, आप बहुत अच्छे इंसान है, मैं देख चुका हूं। इमरान मसूद ने जितने पास बनाने वाले दर्शकों, जितने ऑफिसर्स बैठे थे, हर ऑफिसर्स को कहा मेरे गुरुजी आए हैं। और जितने सांसद मिले, 25-30 सांसद मिले, सबसे मेरा परिचय कराया, गुरुजी आए। और सबसे पहले जैसे मेरा बायोमेट्रिक पास बनाया, और वो उस पर झगड़ा करने लगे, उन्होंने डांट के कहा ऑफिसर से कि मेरे गुरुजी का VIP गैलरी में, स्पीकर गैलरी में पास बनाना है, ऑर्डिनरी गैलरी का पास नहीं होना चाहिए। तो मेरा बायोमेट्रिक पास बना था, और मैं स्पीकर गैलरी में बैठा था, बिल्कुल फ्रंट रो में, और सामने 180 डिग्री बिल्कुल सामने में ओम बिरला जी मेरे सामने थे। और वो मैंने दर्शकों वहां पे डंडा भी देख लिया, जो मोदी जी ने पूजा करके लगा रखा है, इसीलिए वो डंडे जैसा व्यवहार आ रहा पूरा का पूरा। और मजे की बात कि जो है, मैं जब अंदर हमें इमरान मसूद जी ले जा रहे थे, तो संजय जी, वो एक मनुष्य आदमी मुझे पहला मिल गया, वो था संबित पात्रा। तो मैंने जैसे अभी मैं दर्शकों मणिपुर का ये दुपट्टा पहना हुआ, मणिपुर का, ऐसा उस दिन मैंने, सॉरी आसाम का है ये दुपट्टा, और मणिपुर वाला मैंने पहन रखा था। तो ये संबित पात्रा नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी रहा है। तो उसने मेरा दुपट्टा, इमरान मसूद ने मिलवाया संबित पात्रा से कि मेरे गुरुजी हैं। पहले तो मेरे गेरुआ कपड़े, मेरे सैफन कलर के कपड़े देख के वो चौंका होगा कि एक मुस्लिम के साथ आचार्य जी कैसे हैं। तो उसने वो तो अपनी भावना छिपा ली संबित पात्रा ने, लेकिन मेरा दुपट्टा हाथ में लेके कुछ उसकी टेक्निकलिटी बताने लगे, जो उसकी बनाने की होगी। तो मैंने कहा ये आपके राज्यपाल ने मुझे गिफ्ट किया था, मणिपुर के राज्यपाल ने। उसके बाद मैंने, जी एक सेकंड, आप तो मणिपुर गवर्नर रही नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ,
बड़ी शानदार महिला थी। जब वो गवर्नर थी तो एक बहुत दिन फोन शानदार बात है। कि एडीसी का फोन आया कि गवर्नर साहब बात करना चाहती हैं। अब मैं चौंका, मुझसे बात करना चाहती हैं? तो मैंने फ़ोन अटेंड किया। अब मणिपुरी गवर्नर मुझसे कहती हैं कि भई संजय जी, बोलते तो खिलाफ हैं आप हमारी पार्टी के, लेकिन बड़ा लॉजिक होता है 4 पीएम का, और मैं 4 पीएम बहुत सुनती हूँ। मैं हँसा, मैंने कहा कि बीजेपी के लोग भी सुनते हैं, हालाँकि बीजेपी के बहुत सारे लोग फ़ोन करते रहते हैं इसके, लेकिन वो मणिपुर की गवर्नर थी बहुत अच्छी। हटा दिया गया, लेकिन मणिपुर को लेके बड़ी चिंतित थी। उन्होंने मुझसे मणिपुर के बारे में विस्तार से बात की, फिर आपका नंबर भी लिया, फिर आपसे भी बात हुई उनकी। लेकिन अनुसुईया जी व्यक्तित्व के रूप में मैं तारीफ़ करूँगा, और मैं ये अब बहुत कह अच्छी पा रहा हूँ महिला, कि वो नहीं है, बहुत अब अच्छी महिला, बता पा रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छी महिला। बहुत अच्छी थी। तो आपने क्या कहा संबित पात्रा से कि मणिपुरी गवर्नर तो ने लिया है? हाँ, उन्होंने मुझे गवर्नर ने दिया। उसके बाद मुझे ये तरुण गोगोई मिले। तरुण गोगोई से मैंने उसको पीठ पे आशीर्वाद दिया। तरुण गोगोई को मैंने कहा भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और क्या नाम है, ऐसे ही करते हो, तुम बहुत फायर ब्रांड कांग्रेस के नेता हो। और रामगोपाल जी मिले, अखिलेश मिले, अखिलेश ने मेरे से हैंडशेक किया और मुस्कुराने लगे। तो इस तरह से कई लोगों से मिला। तो मैंने सबसे अखिलेश बड़ी जी तो लखनऊ में भी मंच पे भी आप जब आप थे अखिलेश जी के सामने, तो अखिलेश जी कह रहे थे आप उनके इलाके के हैं ना, इसलिए अखिलेश जी तो बड़ा आपसे जी वैसे भी अलग। अच्छा, तो एक चीज मैं और दर्शकों आपको कहना चाहता हूँ अच्छा, प्रियंका मिली भाई। नहीं मिली वहां पे आपको? प्रियंका गांधी मिली हाँ नहीं बिल्कुल, मिली? अभी वो भी मैं बताता हूँ। एक चीज और जोड़ रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है कि आप अपनी बात को शेयर करने में। देखो दर्शकों, हनुमान जी की कृपा से मेरी संसद में पहली एंट्री जिस दिन हुई है, उस दिन विजय दिवस था, जहां पर पाकिस्तान आर्मी के 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था हमारी देश की सेना के। एक तो बड़े पावरफुल दिन में गया। दूसरा बात, मैं क्या देख रहा हूं संजय जी, कि वो रावण की सोने की लंका जैसा है। और रावण कौन है हमें पता है, सत्ता का अहंकार रावण है। उस सोने की लंका में आप सोचो, मेरे जैसा हनुमान का भक्त केवल जायजा लेने के लिए गया था, देखने के लिए माहौल क्या है। माहौल क्या है, वो प्रोग्राम आता था न्यूज 24 में, तो मैं माहौल क्या है देखने के लिए, तो मैं उस माहौल का बताता हूं। तो जब मैं फ्रंट रो में बैठा था, तो प्रियंका मेरे बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी। तो इमरान मसूद वहां से गए हैं, और वहां अब जब मेरे को बैठा के चले गए, और वहां जाकर के प्रियंका के कुछ कान में जाके कहा, तो प्रियंका ने मुझे निगाह से देखा, और मुझे पता नहीं था कि वहां का पार्लियामेंट का कुछ जो प्रोटोकॉल क्या होता, क्या डेकोरम है। तो प्रियंका ने जैसे ही मुझे सर उठा के देखा, तो मैंने नमस्कार किया हाथ जोड़ के। तो उन्होंने भी अभिवादन किया। तो वो नीचे जो सिक्योरिटी के ऑफिसर बैठे थे, उन्होंने कहा सर आप ये हाथ बात का कोई इशारा नहीं कर सकते। मैंने कहा सॉरी, मैं पहली बार आया हूं, मुझे नहीं पता था। तो मैंने हमारा अभिवादन हुआ। आपको वो बताता हूं, उस मोमेंट का मैं गवाह हूं कि जिस समय ये लोग अनप्रिपेयर्ड थे। 2.25 घंटे में प्रोसीडिंग देखी है मैंने उस सदन की। राजनाथ जी उस दिन मौजूद थे और 20 मिनट में उठकर चले गए, जबकि डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते उनको अपने विजय दिवस के बारे में बोलना चाहिए था। लेकिन बीजेपी ने जानबूझ करके इस विषय को इसलिए नहीं छेड़ा कि उसमें कांग्रेस को और इंदिरा गांधी को क्रेडिट मिलता। भाई हाँ, सेना, इंदिरा गांधी उसने पूरी दुनिया में डंका गाड़ दिया था। क्योंकि ये तो अपनी फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक को गा गा करके पूरा चुनाव जीत लिया इनने। लेकिन वहां तो प्रत्यक्ष, जो आप सोचिए विश्व के इतिहास में अनोखी घटना है कि जहां पर 90,000 फिजिकल सैनिकों को सरेंडर कराया गया और उनको माफ कर दिया। दोनों तरफ से मतलब ताकत भी दिखाई और दया करुणा भी दिखाई कि जाओ मौज करो। तो ये ऐसा इतिहास में आज तक किसी भी देश में इतिहास में नहीं हुआ है। उस घटना को बीजेपी ने बिल्कुल शेयर नहीं किया है। तो मैं आपको दर्शकों बता देता हूं, उस प्रोसीडिंग में प्रियंका गांधी ने शून्य आवर होता है कोई, इसमें टेक्निकल चीजें मैं भी सीखना चाहूंगा। शून्य आवर में इस प्रश्न को उठाया और उन्होंने ये कहा कि वो जो है जो पेंटिंग आपके आर्मी जनरल के दफ्तर से हटा दी गई है, जहां पर वो साइन कर रहा है पाकिस्तान का आर्मी चीफ भारत के किसी डॉक्यूमेंट में सरेंडर करने का, वो वाली पेंटिंग हटा के बीजेपी ने कोई दूसरी जगह षड्यंत्र करके दूसरी जगह भिजवा दी है। और जानते हो कौन सी पेंटिंग लगाई है चाणक्य की, और जाने वो कौन सी इधर। अब आप बताइए दर्शकों, साइकोलॉजिकल लेवल पर आर्मी जैसे फोर्सेस के लिए, कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उनको मनोबल बढ़ाने वाली हमेशा वॉर की या कि दुश्मन के ऊपर विजय वाली फोटो चाहिए होती है, ना कि वो चाणक्य वाली धर्म संस्कृति वाली नहीं। वो धर्म संस्कृति वाली तो मोदी जी अपने कमरे में लगवाते, वो उनको चाहिए जो धर्मशास्त्र की बात करने वाले। वहां आर्मी के जो इवेंट हुई है, उस इवेंट को क्यों हटाया गया? और मुझे दुख है, मेरा आग्रह है आर्मी के चीफ से और सेनाओं के समस्त चीफ से कि भाई आपको इस चीज को उठा करके उस तस्वीर को दोबारा मंगवाना चाहिए। आप कैसे पॉलिटिकल मास्टर्स के सामने सरेंडर कर देते हो, ये बड़ा दुख की बात है, ये आपको नहीं करना चाहिए। तो प्रियंका ने ये मुद्दा जब उठाया, तो संबित पात्रा ने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सॉरी, उससे पहले संबित पात्रा ने गलत क्वेश्चन पूछा था,
तो ओम बिरला जी ने संबित पात्रा को मेरे सामने डांटा। संबित पात्रा बिल्कुल ठीक नीचे मेरे बैठा था, मैं ऊपर था बालकनी में। तो संबित पात्रा को डांटा कि मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि जो है आप विषय से हट करके प्रश्न ना लाया करें। संबित पात्रा को जो है वो उसका जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय से संबंधित कोई चीजों की लेटर वेटर थे ना नेहरू जी के, उसके बारे में कोई प्रश्न उठा दिया था जो कि वो उस समय विषय से अलग था। तो प्रियंका ने जब ये उठाया तो प्रियंका ने विजय दिवस की बात करी। तो इनके यहाँ संजय जी बीजेपी की साइड में एक तो कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था, अनुराग ठाकुर भी भाग चुके थे, उस समय खाली पड़ी थी इनकी बेंचें। तो उसमें ये इसको लगा दिया ड्यूटी, इसको निशिकांत दुबे को, कि तू कुछ बोल दे। तो उसको बोलने के लिए अब उसको सब्जेक्ट तैयार नहीं था, तो वो कुछ बोल नहीं पाया। वो जगजीवन राम को क्रेडिट देने की कोशिश कर रहा था जो उस समय रक्षा मंत्री हूं। जबकि अब आप बताइए कि नरेंद्र मोदी राजनाथ जी को कभी कोई एक छोटा सा चीटी मारने का भी क्रेडिट देना चाहेंगे ना? हर चीज तो नरेंद्र मोदी, वो वंदे भारत से लेकर सब जगह तो झंडा हिला के मोदी जी पहुंच जाते हैं। तो वहां पर प्रधानमंत्री का आपने नेहरू इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया, कांग्रेस का नाम नहीं लिया, कांग्रेस सरकार का नाम लिया। इस पर जो है कांग्रेस के मेंबर्स ने प्रियंका समेत प्रोटेस्ट किया और वो वहां से सदन छोड़ के चले गए थे। वहां तक मैं रुका हूं, फिर कैंटीन में लंच करके आया था। तो इस तरह की मेरी पहली यात्रा रही। तो हनुमान जी ने उस लंका का निरीक्षण करने के लिए मुझे भेजा था। और आप देखिए मेरी क्या विजिट, 2 दिन बाद ये सारा का सारा कांड हो गया है। और आप देखो कि मेरे हनुमान जी का ही प्रभाव था कि अमित शाह के लिए कोई ग्राउंड तैयार होना तो उसकी जवान फिसलनी थी। और ये सब चीजें अगले दिन ही हुई है। 16 दिसंबर को दर्शक में तो नहीं कर कोई तंत्र मंत्र तो हो गया, अपने आप हो गया, वो मेरे जाने से ही हो गया, जाने से। चलते चलते अमित शाह कहेंगे फोटो लगा दो, इस आदमी को दोबारा मत घुसाना, ये आदमी आया हनुमान जी का भक्त लंका देखने और 24 घंटे बाद कांड हो गया, दोबारा बिल्कुल। इमरान भाई से कहेंगे, इमरान मसूद जी आप सांसद तो स्वागत है, लेकिन दोबारा इनको लेके मत आना, ये पक्की बात है। 24 घंटे। अरे इमरान मसूद जी की एक बात बताओ, किसी बड़े पत्रकार ने मुझे बताया था कि इमरान मसूद जब सहारनपुर के चेयरमैन थे तो उन्होंने एक हिंदू मंदिर बनाया था। और इमरान मसूद जो है कांवड़ों के लिए बहुत सारी सेवा का काम करते हैं, उनके कैंप के समय जब कांवड़ आते हैं तो बहुत बेहद बेहतरीन इंसान है। बातचीत करने में भी मैं उनके भगवान से प्रार्थना करूंगा उनकी और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो। और चलते चलते संजय जी मैं कहूंगा, आज 22 दिसंबर है, 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे डिक्लेयर किया है, मेडिटेशन डे। तो मेडिटेशन डे के समय में एक लाइन बोलना चाहूंगा। भगवान से अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, मन बड़ा चंचल है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और मेडिटेशन क्या है? योगश चित्त वृत्ति निरोधय, मतलब अपने मन में चित्त वृत्ति मतलब मेंटल थॉट वेव्स को कंट्रोल करना ही योग है। योग का अर्थ मतलब ध्यान से है, ध्यान का योग है। योग का मतलब हाथ पैर हिलाना नहीं है, वो फिजिकल एक्सरसाइज, वो आसन कहते हैं उसको। लोग ज्यादातर आसन और योग में जो है मतलब अंतर नहीं जानते हैं। योग का अर्थ है मतलब ध्यान योग से है, और भक्ति योग से है, ज्ञान योग से है, कर्म योग से है। लेकिन आसन फिजिकल एक्टिविटी है। तो उसमें भगवान ने यह कहा कि हे अर्जुन, मन को, ये मन निश्चित रूप से भगवान कहते हैं, ये है चैप्टर 46 श्लोक नंबर 35 नंबर है। अर्जुन के प्रश्न पूछने में मन बड़ा चंचल है, दृढ़ और बलवान है, इसीलिए उसे वश में करना वायु को रोकने के समान है। भगवान कहते हैं द माइंड इज रेस्टलेस नो डाउट एंड डिफिकल्ट टू कर्व, बट अर्जुन इट कैन बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड बाय द एक्सरसाइज ऑफ डिस्पैशन वैराग, दिस इज माय कन्विक्शन। ये भगवान ने गीता में श्लोक चैप्टर 6 के 35वें श्लोक में कहा है। तो आप दर्शकों चलते चलते मैं ये कहता हूं कि एक तो वो है कि जो फेक न्यूज की है, मैं अगला आपका प्रोग्राम करूंगा, डिटेल में फेक न्यूज पे बात करूंगा। तो जो बीजेपी ने जिस तरह से अमित शाह मोदी जी ने जो बयान दिए हैं, ये प्रत्यक्ष में इस बुक के आधार पे आपको बताऊंगा। मैंने पूरी बुक पढ़ी है कि ये एक मित्र आए थे आपके 4 PM के प्रोग्राम की वजह से मेरे घर में, ये मुझे गिफ्ट करके गए, उन्होंने किताब लिखी है, डॉक्टर सूद है, बेहतरीन किताब है। दर्शकों आप अमेज़न से इसको मंगा, किताब भेजी है उन्होंने मुझे, बहुत अच्छे इंसान है वो, बात होती है। हाँ जी। तो उन सूद साहब की ये किताब जरूर पढ़िएगा, फेक न्यूज के बारे में जान पाएंगे कि देश में इस समय फेक न्यूज के जो मास्टरमाइंड है वो हमारे नरेंद्र भाई और अमित भाई हैं। और इन्होंने जो सदन में, लोकसभा में मोदी जी ने बयान दिया था जो अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन को, वो भी एक फेक न्यूज का पार्ट था। मैं बताऊंगा दर्शकों को अगले प्रोग्राम में कि फेक न्यूज का पार्ट क्यों बना था ये,
और इसी तरह अमित शाह जी ने भी जब उनके इस्तीफे देने की बात कही कि इसमें नेहरू जी के किसी कारण से दिया, जबकि उनकी अपनी स्वतः स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था उसके वजह से, और हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से वो दुखी थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। बल्कि नेहरू जी ने तो उनको मनाने की बात कही, उनसे दुख जाहिर किया था कि भाई मैं अगर आप रहते तो बहुत अच्छा, आपने बहुत मेहनत की है वगैरह वगैरह, उनको उनके अच्छे कार्यों की उनको याद भी दिलाया था। तो ये फेक न्यूज का पार्ट था कि दोनों जगह पर अमित शाह जी और मोदी जी ने गलत स्टेटमेंट दे करके देश की जनता को, संसद को भ्रमित करने का कार्य किया। और ये फेक न्यूज किस तरह से हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खराब करती है, अगले प्रोग्राम में मैं डिटेल में बात करूंगा। चलते चलते फेक न्यूज से बचेंगे कैसे? तो जब तक ज्ञान और विवेक नहीं होगा और हनुमान जी की कृपा नहीं होगी, तब तक आप फेक न्यूज से बच ही नहीं सकते। इसीलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रोवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश का। जय हनुमान, जय श्री राम, जय। शुक्रिया राजीव जी, आपने तस्लीम दिया, धन्यवाद। ये थे राजीव नारायण जी, मुझको यकीन है बातें आपको पसंद आई होंगी, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू।